यस सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ में आ गया। अब आपने एक काम करो, फटाक से सारे सारे क्वेश्चंस लगवा दो तो हमारी चीज़ एकदम पक्की हो जाएगी। हाँ बेटा, सब मैं ही कराऊँ। खैर कोई नहीं, उसी के लिए मैं आया हूँ आपके पास, सारे के सारे क्वेश्चंस कराने के लिए। व्हाट ऑफ योर टेस्ट योर नॉलेज। सर इलस्ट्रेशंस वाले हमने ऑलरेडी कर लिया था, जैसे जैसे मैं आपको चीज़ें समझा रहा था मैं आपको क्वेश्चंस कराते गया था। बट जो टेस्ट योर नॉलेज के पीछे वाले क्वेश्चन है उसको अपन एक काम करते हैं, विद इन नो टाइम धराशायी करते हैं। सर विद इन नो टाइम का मतलब ऑफकोर्स समय देंगे 2-3 घंटे का। चलो, बिना किसी टाइम का वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। सर पहली बात तो हमको आ गई मौत। सर कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल क्या होता है? याद करो बचपन के दिन, जब आप इक्विटी के प्राइजेस, इक्विटी की वैल्यूएशन करते थे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते थे, उसमें लास्ट वाला मेथड क्या था? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM मॉडल। ठीक है, ये क्या रहता था सर? इक्वल्स टू के इक्वल्स टू सर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस मार्केट का प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम, इनटू बीटा। सर यही होता था? हाँ सर यही होता था। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। कैपिटल मार्केट इज एफिशिएंट। सर जो भी आप थ्योरी में पढ़ते हो उसमें हर जगह माना जाता है कि यार सब चीज़ सर्वगुण संपन्न है, कैपिटल मार्केट एफिशिएंट है, हाँ परफेक्ट है, हाँ। इन्वेस्टर लैंड बोरो एट अ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। सर ये तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसको कवर करता है, ये तो सिर्फ रिस्क को कवर करता है, लेकिन हम चाहे तो इस पर भी बोरो कर सकते हैं। सर ठीक है, हाँ। इन्वेस्टर्स डिसीजन आर बेस्ड ऑन सिंगल टाइम पीरियड। ऑफ कोर्स भाई, अगर मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ या मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ तो मैं दोनों उसी को कंपेयर करूंगा। मैं 5 साल को 10 साल से कंपेयर नहीं करूंगा। एक, अगर मैं जो भी रिटर्न और रिस्क की बात करूंगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बात करूंगा। इन्वेस्टर डू नॉट हैव सेम एक्सपेक्टेशन अबाउट द रिस्क एंड रिटर्न। सर ये तो गलत हो गया। रिस्क और रिटर्न किससे डिपेंड होता था? सर बीटा से और मार्केट से। यहाँ पे रामू है और यहाँ पे श्यामू है, तो रामू के लिए ये रेट और श्यामू के लिए रेट अलग नहीं हो जाता था। उनकी एक्सपेक्टेशन रिस्क की सेम रहती थी। सर सेम एक्सपेक्टेशन रहती थी रिस्क और रिटर्न की। तो डू नॉट हैव गलत हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग। सर सी ऑप्शन आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगेन सर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न RF दे रखा है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न RM दे रखा है, एंड आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE दे रखा है। बीटा की वैल्यू निकालनी है। सर बीटा की वैल्यू निकालनी है, बीटा की वैल्यू कैसे निकलती है? RM-RF। सर CAPM का फॉर्मूला लगाएंगे अपन। यहाँ पे दे रखा है 15, नहीं, हाँ 15 दे रखा है, ये दे रखा है 5% प्लस बीटा इंटू 10% माइनस 5%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10%, ये इधर माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू बीटा इंटू 5%। तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 2 हो जाएगी। क्या कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। डैश में भी डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग एन एडिशनल रुपी ऑफ कैपिटल। सर एक्स्ट्रा पैसा उठाने के लिए कौन सी कॉस्ट रहती है? सर मार्जिनल कॉस्ट रहती है। मार्जिनल कॉस्ट क्या रहती है? एक्स्ट्रा अगर मेरे को कुछ कैपिटल उठाना है उसके लिए क्या कॉस्ट लगेगी, दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, MCC। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्स टू एडजस्ट रेट, एडजस्ट टैक्सेस। सर टैक्स एडजस्ट कहाँ करते थे? टैक्स एडजस्ट वहां करते थे जहां पे टैक्स शील्ड का बेनिफिट मिले। टैक्स टैक्स शील्ड का बेनिफिट मिले किसके केस में? सर इंटरेस्ट के केस में। इंटरेस्ट किस में देना पड़ता था? डिबेंचर। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कॉस्ट ऑफ। सर ये किस चीज का कॉस्ट है? एक्स्ट्रा पैसा उठाने का कॉस्ट, एक्स्ट्रा मनी रेस करने का कॉस्ट। ठीक है, एडिशनल फंड उठाने का कॉस्ट। ठीक है, एडिशनल फंड उठाने का कॉस्ट। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर WACC निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं? वेट्स में भी। सर वेट कौन से हो सकते हैं? तो वेट तो कोई भी हो सकते हैं। आप चाहे मार्केट वैल्यू उठाओ, आप चाहे बुक वैल्यू उठाओ, आप कोई अलग से एक टारगेट दे दूँ, वो तो आपके ऊपर है ना, डिपेंड करता है आपको कौन सा चाहिए। ठीक है, तो दोनों हो सकते हैं, हमने क्वेश्चन में भी किए थे। ठीक है, फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ। सर COC क्या बताते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बताते हैं? बिजनेस मनी बोरो करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो सर बोरो एवरेज रेट, जिस रेट से वो बोरो करते हैं उसको बताता है। सर सिर्फ बोरोइंग नहीं, बेसिकली कैपिटल कहाँ कहाँ से आता है, पैसा का सोर्स क्या क्या है? सर हमने देखा था इक्विटी से भी आता है, प्रेफरेंस से भी आता है, डेट से भी आता है, रिटेन अर्निंग से भी आता है। तो जितनी भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है आपके, उसका एवरेज कॉस्ट बताता है कौन? COC। ठीक है, आगे बढ़े।
क्या बोल रहे, कंपनी इज अ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वेयर इक्विटी 70% ऑफ द टोटल डेट प्लस इक्विटी। सर वापस से रुको रुको, इक्विटी इज, यानी इक्विटी इज 70% ऑफ टोटल डेट प्लस इक्विटी, टोटल डेट प्लस इक्विटी, यानी टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर का इक्विटी कितना हो गया 70%। तो सर डेट कितना हो जाएगा 30%। अगर इक्विटी 70% है टोटल का तो डेट कितना हो जाएगा 30%, क्योंकि इसके अलावा कुछ दिया ही नहीं है अपने को अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है 10%, सर इक्विटी का कॉस्ट है 10%। एंड ग्रॉस लोन इंटरेस्ट इज 5%। सर 5% क्या है, इंटरेस्ट है, लेकिन इंटरेस्ट में टैक्स शील्डिंग होती है, तो इफेक्टिव आफ्टर टैक्स वाला इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5% इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। और सर टैक्स रेट कितना दिया है देखो, कॉर्पोरेशन टैक्स इज 30%, तो कितना हो जाएगा 5% इंटू 1 माइनस 30%, दैट इज योर 3.5%। कितना हो जाएगा 3.5%। अब मैं आपको एक क्वेश्चन चेंज करके बोलता हूँ, सर इक्विटी 70% है, इसका वेट है 70% का, इसका वेट है 30% का, इसका रेट है COC है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 10% का, एंड इसका है 3.5% का। सर वेटेड कॉस्ट निकालना है, वेटेड रेट निकालना है, तो अपन कैसे करते थे, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, और सबका सम हो जाता था, WACC जैसे निकालते थे, वही तो निकालना है, तो वही निकालना है, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। अब आप कैलकुलेटर को हैबिचुएट करने की आदत डालो, जितना मैक्स टू मैक्स आप कैलकुलेटर यूज करो उतना बेटर, ठीक है। तो 10% के लिए अपने को लेना है 70%, सॉरी M+ वाले कैलकुलेटर उठाओ, क्योंकि हमको थोड़ा ना हम एडलेस करते बैठेंगे बार बार। 10 इंटू 70% M+, 3.5 इंटू 30% M+, MRC, तो कितना गया 8.05%, 8.05%, दिस बिकम्स योर आंसर, दिस बिकम्स योर आंसर। क्या चीज़ें बन रही है क्या, एस सर बन रही है। आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, सर इक्विटी की बात कर रहे हैं, अच्छा जी। इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या चीज नहीं आती है, मिनिमम रेट दैट अ फर्म शुड अर्न ऑन द इक्विटी फाइनेंस पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। सर इक्विटी का कॉस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम इक्विटी वाले को कितना पैसा चाहिए, इक्विटी वाले की एक्सपेक्टेशंस क्या है। सर रिटर्न तो आप जो भी कमाओ, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन को आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तो इतनी कम से कम आपको कमाई करनी पड़ेगी। सर सही है। A return on the equity finance portion of an investment that at worst गिरी से गिरी सिचुएशन में leaves the market price unchanged। सर उससे अगर कम होता है रिटर्न, उससे अगर कम होता है रिटर्न तो आपकी इमेज खराब होगी। भाई आप एक्सपेक्टेशन ही मैच नहीं कर पा रहे हो इक्विटी वाले की, तो लोग आपका स्टॉक में पैसा डालेंगे नहीं, यानी आपके मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी, बेचना चालू कर देंगे लोग। सर ये भी बात सही है। बाय फार द मोस्ट डिफिकल्ट कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट टू एस्टिमेट। सर डिफिकल्ट है क्या, तो डिफिकल्ट इसीलिए है क्योंकि कोई एक मेथड नहीं है, क्योंकि भाई डिविडेंड से भी निकाल सकते हो, अर्निंग से भी निकाल सकते हो, ग्रोथ को भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा भाई इसमें फिक्स थोड़ी ना है, इक्विटी वाले को रिटर्न फिक्स थोड़ी ना है, ठीक है। जनरली लोअर देन द बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, नहीं ये सर गलत बात बोल दिया, ये सर गलत बात बोल दिया। डेट वालों का जनरली लोअर रहता है, क्योंकि डेट में रिटर्न भी कम रहता है, इसलिए उनकी एक्सपेक्टेशन, उनका कॉस्ट कम रहता है, इसीलिए क्या हो जाएगा सर, लोअर तो नहीं होता है, इक्विटी वाला हायर होता है, तो ये गलत हो जाएगा सर, ये गलत हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन द फर्म हैज 20 करोड़ इन अ लॉन्ग टर्म डेट, तो डेट है 20 करोड़ का, 4 करोड़ इन प्रेफरेंस, प्रेफरेंस वाले का है 4 करोड़, 16 करोड़ इन इक्विटी, इक्विटी वाले का है 16 करोड़। और कुछ है क्या, नहीं सर इतना ही है। तो टोटल कैपिटल कितना है सर, ये हो जाएगा 40 करोड़, 1 करोड़ 40 करोड़, ठीक है। ये है आपका कैपिटल। सर वेट कितना हो जाएगा, वेट मतलब परसेंट फॉर्म में कितने कितने हो जाएंगे, सर परसेंटेज फॉर्म में वेट कितना हो जाएगा इसका, सर इसको बोलेंगे अपन 20/40 × 100, दैट इज 50%। इसको बोलेंगे 4/40 × 100, दैट इज 10%। इसको कितना बोलेंगे सर 40%, ठीक है। सर अपने को वेट निकल के आ गया। अब बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कितना है सर 8%। सर अगर मैं यहाँ पे रेट निकालूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालूं डेट का, सर आफ्टर टैक्स करने के लिए टैक्स शील्डिंग माइनस करनी पड़ेगी, तो 8% में से मेरे को 1 माइनस 50% करना पड़ेगा, तो 8% का 1 माइनस 50% दैट इज कितना हो गया सर 4% हो गया। एंड प्रेफरेंस और इक्विटी का कितना कितना दे रखा है 9 एंड 15, तो लिख देते हैं 9% एंड 15%, बस।
अब दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, एड। तो देखो क्या है, 4 इंटू 50%, रुको रुको रुको, 4 इंटू 50%, दैट इज 2 m प्लस, 9 इंटू 10% m प्लस, 15 इंटू 40% m प्लस MRC। सर 8.9 है क्या ऑप्शन? दिस बिकम्स योर आंसर। एंड विद दिस वी आर डन विद आवर लेक्चर, नहीं मतलब क्वेश्चन वाले, MCQ वाले। अब अपन को करने हैं सर थ्योरेटिकल वाले, जैसे हमने बताया लास्ट में लेंगे अपन सारे एक साथ इंपॉर्टेंट वाले। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। सर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आती है हमको? हमको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके लिए ना मैंने एक काम किया है, मैंने हिंट सॉल्व करके रखे हैं आपके लिए, उससे करते हैं। ठीक है, तो पहले ये 7 क्वेश्चन को करते हैं, 7 क्वेश्चन को करते हैं, फिर ये केस सिनेरियो को करेंगे, क्योंकि तब तक अपन लोग वेल इक्विप्ड हो जाएंगे, वेल प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। ठीक है, फिर जब अपन केस स्टडी में आएंगे ना, केस स्टडी चुटकियों में बन जाएगी। अब देखो, केस स्टडी दिखने में इतनी बड़ी है, लेकिन याद है क्या लास्ट में अपन ने किया था रेशियो एनालिसिस में, दिखने में हाथी के दांत दिखाने और खाने के अलग होते हैं, वैसे ही रेशियो एनालिसिस का जो केस स्टडी थी सर 4 पेज की थी लेकिन इजीली सॉल्व हो गया था। ठीक है, इसके साथ भी यही होने वाला है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं सर, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नहीं ये वाला नहीं, यही पसंद आ रहा है, ये वाला ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं। अल्फा बीटा गामा लिमिटेड, नहीं सर गामा लिमिटेड हैज 5 करोड़ 1 रुपीस वाले, 5 का नंबर ऑफ शेयर्स 1 रुपीस वाले ऑर्डिनरी शेयर्स है। ठीक है, जिसका करंट एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस, बेसिकली मार्केट प्राइस है 1.5 शेयर पर शेयर। ठीक है, कंपनी हैज जस्ट पेड, अभी जस्ट पे की है क्या, 27 पैसा पर शेयर, एंड डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू एट दिस लेवल। सर डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू एट दिस लेवल फॉर सम टाइम, इसका मतलब क्या है, जो डिविडेंड 0.27 आज दिया गया है वही आगे भी मिलते रहेगा, यानी जो डिविडेंड है वो कांस्टेंट है। तो सर जब डिविडेंड गिवन कांस्टेंट होता है तो इक्विटी का कॉस्ट निकालने के लिए क्या यूज होता है, डिविडेंड, आपका क्या बोलते हैं, डिविडेंड प्राइस अप्रोच। याद आ रहा है क्या, याद आ रहा है क्या? मैं आपको नोट्स भी दिखाऊं क्या? मैं आपको नोट्स भी दिखाते हुए चलता हूँ। ये रहा डिविडेंड प्राइस अप्रोच, क्योंकि अजम्पशन क्या था, डिविडेंड पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट फॉर एवर, और हमारा क्वेश्चन में भी यही चीज बोल रहा है। तो सर अपन कैसे करते थे, दिस अपॉन दिस, डिविडेंड अपॉन प्राइस। ये सर आया कहां से था, परपेचुटी वाला जो मैंने डेरिवेशन आपको कराया था। ठीक है, तो देखो डिविडेंड दे रखा है, प्राइस दे रखा है, डेट तो कुछ है ही नहीं, तो सर वेटेड एवरेज निकालने के लिए डेट है नहीं, तो जो इक्विटी का कॉस्ट रहेगा वही आपका एवरेज कॉस्ट रहेगा। ठीक है, इक्विटी कितनी है, 5 लाख रुपए की, लेकिन वेटेड एवरेज यही के समान रहेगा, जो कि क्या होगा डिविडेंड प्राइस अप्रोच के अकॉर्डिंग डी अपॉन P0। सर दोनों की वैल्यू दे रखी है, कैलकुलेट करेंगे, आपका आ जाएगा 18%। क्या डिफिकल्ट था क्या? नहीं सर बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ पता होना चाहिए कब क्या क्या फॉर्मूला लगेगा, आपको आंसर चुटकियों में निकल के आएगा। ठीक है, चलो अगला देखो। फॉलोइंग डिटेल आर प्रोवाइडेड बाय जीपीएस लिमिटेड। क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल इतने हैं, प्रेफरेंस इतने हैं, और सर डिवेंचर में 2 प्रकार के हैं सर, एक तो 15% रिडीमेबल वाला, एक 10% कन्वर्टेबल वाला। मेरे को फर्क नहीं पड़ता है रिडीमेबल है कन्वर्टेबल है, मेरे को इतना इस चीज से फर्क पड़ता है कि ये वाला डिवेंचर 15% की इंटरेस्ट देता है, ये वाला डिवेंचर 10% की इंटरेस्ट देता है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज 16.3। सर बता दिया है इसकी कॉस्ट 16.3 है, वाह। इनकम टैक्स है कितना, 30%। ठीक है, अब देखो, अब आप देखो, सॉरी सर हमको क्या निकालने हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC। सर WACC के लिए हमको 2 चीजें चाहिए रहती है, क्या, एक तो इंडिविजुअल कैपिटल के वेट्स, वजन वेट्स, तो वो तो सर यहाँ से निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा भाई, टोटल कैपिटल कितना है, इंडिविजुअल वेट कितना है, वो निकल के आ जाएगा। एंड सबके कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर एंड कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, मेरे को ये भी कैलकुलेट करना है। तो देखो इक्विटी के लिए तो दे रखा है, प्रेफरेंस के लिए कुछ नहीं बोला है। अगर प्रेफरेंस के लिए कुछ नहीं बोला है तो मैं क्या मानूंगा सर, सीधा जो ये लिखा है ना वही मान लूंगा, जो लिखा है वही मान लूंगा। एंड डिबेंचर के लिए जो लिखा है वही मान लूंगा, लेकिन ये क्या है, बिफोर टैक्स वाला, आफ्टर टैक्स टैक्स शील्डिंग मिलती है डिबेंचर वालों को, तो टैक्स शील्डिंग के बाद रेट निकालना पड़ेगा। तो देखो
मैंने टेबल बनाई, यहाँ पे कॉस्ट सोर्स ऑफ कैपिटल लिखा, यहाँ पे वेट लिखा परसेंटेज में। सब वेट कैसे निकाला, इसका कैपिटल डिवाइड बाय टोटल कैपिटल, इसका कैपिटल डिवाइड बाय टोटल कैपिटल, इसका कैपिटल डिवाइड बाय टोटल कैपिटल। इस तरीके से मैंने इसका क्या निकाल लिया, वेट निकाल लिया। अब जैसे ही मेरे पास वेट आया, मैं आगे बढ़ा किसके तरफ, सर कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स, हर एक सोर्स का कॉस्ट क्या है, इसका तो दे रखा है, इसका भी दे रखा है। सर इन दोनों का मेरे को कैलकुलेट करना पड़ा। जहां पे भी कैलकुलेशन आती है आप देंगे वर्किंग नोट, रिफर वर्किंग नोट, एंड नीचे में छोटू सा बना देंगे वर्किंग नोट। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आप करते हो ना उसको आप दिखाना, क्योंकि इसके मार्क्स मिलते हैं अपने को। ठीक है, तो देखो वेट्स का भी मैंने कैलकुलेशन किया, सर टोटल कितना है, इंडिविजुअली कितना वेट है। उसके अलावा 15% डिबेंचर वाले का बिफोर टैक्स शील्ड 15% था, आफ्टर टैक्स शील्ड कितना हो जाएगा, के डी इंटू 1 माइनस 30, यानी 15% इंटू 70%, दैट इज 10.5। सिमिलरली इसमें से अगर मैं टैक्स हटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, सर टैक्स शील्डिंग के बाद वाला आपका इंटरेस्ट आ जाएगा डिवेंचर का। बस अब इस टेबल में पुट करो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। इसको क्या बोलते हैं अपन, वेटेड कॉस्ट, इंडिविजुअल कॉस्ट, वेट, एंड इसको बोलेंगे वेटेड कॉस्ट। अगर आप इंडिविजुअल सोर्स के वेटेड कॉस्ट को ऐड कर दोगे, टोटल कर दोगे, तो अपना निकल के आ जाएगा WACC। क्या निकल के आएगा, WACC। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं, बोलता है ABC कंपनी इक्विटी शेयर इज कोटेड एट द मार्केट प्राइस ऑफ 25 पर शेयर। अच्छा, ये पढ़ के अभी तक एक ही चीज समझ में आई, मार्केट प्राइस दिया हुआ इक्विटी शेयर का। कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ 2 पर शेयर। सर 2 रुपए अभी कंपनी उसको पे किया है डिविडेंड आज के दिन। एंड इन्वेस्टर्स मार्केट एक्सपेक्ट अ ग्रोथ रेट ऑफ 6%। सर जब भी ग्रोथ रेट जी दिया रहता है, किसकी, शेयर की, डिविडेंड की, मार्केट की, तो क्या यूज होते हैं, याद आ रहा है क्या कुछ। चलो मैं आपको थ्योरी में ले जाता हूँ। अब देख के कुछ याद आ रहा है क्या, सर डिविडेंड होगा क्या, नहीं। सर अर्निंग प्राइस अप्रोच होगा क्या, नहीं। सर ग्रोथ अप्रोच होगा क्या, यस, क्योंकि ग्रोथ दे रखी है। तो ग्रोथ अप्रोच कौन सा बोलते हैं, गॉर्डन्स ग्रोथ अप्रोच। ठीक है, गॉर्डन्स ग्रोथ अप्रोच। तो पहले तो क्या निकालना है, कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, गॉर्डन्स ग्रोथ अप्रोच मॉडल। गॉर्डन्स ग्रोथ अप्रोच क्या रहता है फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, एक्सपेक्टेड मतलब अगले साल का डिविडेंड, डिवाइड बाय करंट ईयर का प्राइस, अगले साल का डिविडेंड डिवाइड बाय करंट ईयर का प्राइस प्लस ग्रोथ रेट। सर याद आ रहा है कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ था, ये फॉर्मूला डिराइव हुआ था परपेचुटी विथ ग्रोथ। याद है क्या बचपन में करते थे, D/KE - G इक्वल टू प्राइस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीपी निकालते थे, जो कि परपेचुअल चलते जाती थी, परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे जहां पे ग्रोथ रेट दिया रहता था। ठीक है, चलो जी, बस इसी फॉर्मूले में अपने को पुट करने हैं। सर P0 दे रखा है, P0 कितना दिया है, 25 रुपये। सर ग्रोथ रेट दे रखा है, ग्रोथ रेट कितना दिया, 6%। लेकिन सर D1 नहीं दिया है, तो D1 कैसे निकलेगा, आज अगर तुम्हारा डिविडेंड कितना है, 2 रुपये, तो एक साल बाद डिविडेंड कितना होगा, सर उसमें ग्रोथ लगाएंगे, उसको 1+G से आगे धकेलेंगे, आगे पुश करेंगे, फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे एक तरीके से। ठीक है, ऐसे अपन निकाल के इसको निकाल लेंगे। सर यहाँ से क्या आ जाएगा, अपना इक्विटी कैपिटल आ जाएगा। फिर इफ द कंपनी इशूज 10% डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच, ठीक है, एंड रियलाइजेस 96 पर डिवेंचर। रियलाइजेस का मतलब क्या हुआ, उसके जेब में आ रहा है, कंपनी के पास अभी कैश फ्लो इनफ्लो हो रहा है, कितने का, 96 का। वाइल डिवेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 12 ईयर एट अ प्रीमियम ऑफ 12%। सर रिडीमेबल का मतलब बाद में उसको वापस किया जब जाएगा ना, कितने पे, प्रीमियम ऑफ 112%। सर 100 रुपए की चीज आज आपके पास जेब में 96 रुपीज की आ रही है, फ्यूचर में जब आप उसको पे करोगे तो पार वैल्यू पे प्रीमियम लगाओगे, यानी 100 रुपए पे 12% ऐड करके दोगे, यानी 112 रुपए का आप चुकाओगे। 96 आज लिया, इंटरेस्ट किए, दिए 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 दिए, बाद में 112 रुपए भी वापस कर दिया, कुल मिला के ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, टैक्स रेट टैक्स शील्डिंग के लिए दिया है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर यूजिंग YTM। अरे यार, सर YTM पहली बात तो होता क्या है, यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी, सर यहाँ पे IRR निकालना पड़ता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है जितने भी कैश फ्लोज है, आउटफ्लोज, उसकी प्रेजेंट वैल्यू शुड बी इक्वल टू इनफ्लो,
जितने भी फ्यूचर आउटफ्लो है और जो प्रेजेंट इनफ्लो है, सबकी अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू खींच के लाऊं, तो सर ऐसे कौन से रेट से खींच के लाऊं ताकि ये इनफ्लो और आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू पे इक्वल हो जाए? उसको बोलते हैं अपन IRR। ठीक है सर, हमको निकालने का तरीका क्या था? पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ता है भाई। ये तो पहले जो गिवन है मैंने वो लिख दिया कि भाई नेट प्रोसीड जेब में इतना आ रहा है, कूपन रेट 10% है, यानी 100 रुपये का 10% आप हर साल उसको इंटरेस्ट पे करोगे। रिडेम्पशन वैल्यू दे रखी है, टैक्स परसेंट और ईयर दे रखा है। IR निकालने के लिए स्टेप वन आइडेंटिफाई द कैश फ्लो। सर कैश फ्लो को आइडेंटिफाई करते हैं कैसे? सर 0th ईयर में हमारे जेब में आ रहे हैं 96 रुपये। 1 से 12 साल तक, पहला ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब 1 से 12 साल तक टोटल हर साल में वो कितना आ रहा है? 5 रुपीज। 12th ईयर में कितना आ रहा है? सर 112 रुपये। 12th ईयर में कितना देंगे अपन? 112 रुपये। इंटरेस्ट को हमको पता है टैक्स शील्डिंग लगा के देनी पड़ेगी। इंटरेस्ट वैसे तो 10 रुपये है, लेकिन इसमें टैक्स शील्ड लगाऊंगा तो मैं कितना हो जाएगा? सर 5 रुपये। यहाँ से निकला है 5 रुपये। ठीक है, नहीं तो आप अभी बोलते हैं कि सर 10% होता है तो आप 5 रुपये कैसे लिए? टैक्स शील्डिंग के बाद लिए। ठीक है, फिर क्या करते थे? अज्यूम करते थे दो टैक्स रेट्स। क्या अज्यूम करते थे? दो रेट्स की अज्यूम करते थे, टैक्स नहीं सॉरी, दो रेट अज्यूम करते थे जिससे हम खींच के लाते थे उसको। अब सर आपको मैं एक ना क्या बोलना चाहिए, एक टिप देता हूँ। कौन सी टिप? इंटरेस्ट, जैसे 100 रुपए पे इंटरेस्ट कितना दे रहा हूं मैं? 5 रुपए। फेस वैल्यू 100 पे इंटरेस्ट कितना दे रहा हूं? ऐसे तो कूपन रेट 10% है, लेकिन इफेक्टिवली 100 रुपए में मैं कितना दे रहा हूँ? 5 रुपए। तो स्टार्टिंग हमेशा 5% से करना, स्टार्टिंग हमेशा 5% से करना। तो देखो 5% में अगर मैं खींच के लाऊं, 96 तो आज के ही दिन का है तो एज इट इज लिख दूंगा। सर ये जो 1 से लेकर 12 तक जो एन्युटी है, उस एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितना हो जाएगा? 8.863। सर ये कैसे आया? ये मैंने वहां पे भी बता दिया था, एक बार और बताऊंगा, लेकिन आगे बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, अपन एन्युटी को 5 रुपए को प्रेजेंट वैल्यू लाने के लिए उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। वो कैसे निकलते हैं? 1/1.05, क्योंकि जिस रेट से अपने को खींचना है। कितने बार इक्वल टू दबाऊंगा? सर जितने सालों के लिए, 12 सालों के लिए तो 12 बार इक्वल टू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे ही मैं GT दबाऊंगा 8.86, 8.863। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 44.315 आ जाएगा। सर ये क्या वैल्यू है? ये वो वैल्यू है, अगर आप 5-5 रुपए को हर साल के 12 साल के खींच के लाते हो प्रेजेंट वैल्यू में, तो आपका बनेगा आंसर क्या? 44.315। अगर 12 रुपए को मैं सॉरी 112 रुपए को मैं 12 साल के लिए खींच के लाऊं 5% से, तो आंसर आ जाएगा 62.362। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू। सिमिलरली मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या? जो डिफरेंस रखना आप भाई, 5% में एनपीवी कितना आया, नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आया? सर 10.675, यानी कि ये कितना आया? पॉजिटिव आया। सर पॉजिटिव आया। अब जो सेकेंड रेट खींचेंगे सर, वो 5% से कम रहेगा कि 5% से ज़्यादा रहेगा? रेट कहाँ आते हैं? रेट अपॉन में आते हैं, डिनोमिनेटर में आते हैं। अगर ये पॉजिटिव है, नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, यानी मेरे को फ्यूचर के कैश फ्लो को और ज़्यादा रेट से खींचना पड़ेगा, उसकी वैल्यू को और कम करना पड़ेगा, नेट इनफ्लो को और कम करना पड़ेगा, यानी और ज़्यादा रेट से खींचना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने 7% से खींचा, इसलिए मैंने 7% से खींचा। जैसे ही 7% से खींचा सर, एनपीवी कितना आ गया? -6.557, -6.557। थर्ड नंबर क्या है स्टेप का? सर या तो आप लगा सकते हो व्हाट, आपका यूनिटरी मेथड जो मैंने एक्सप्लेन किया है लेक्चर में, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। सर फॉर्मूला लगाओ, एक बार रट लो तो ज़्यादा बेटर है। केडी क्या होता है? लोअर प्लस एनपीवी लोअर अपॉन एनपीवी लोअर माइनस एनपीवी हायर इनटू हायर माइनस लोअर। ये फॉर्मूला याद कर लोगे तो एग्जाम में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, एग्जामिनर को अगर सेम से मैच करेगा तो आपको मार्क्स दे देगा। सर इस पर अगर वैल्यू पुट करें तो आंसर आ जाएगा 5.18%। अब आप बोलोगे सर, हम जब आंसर चेक करने गए थे, जब हम बुक में चेक करने गए आंसर, तो आंसर तो 6.4% आ रहा था, आंसर तो 6.4% आ रहा था। इसने कौन से रेट से खींचा है अपन वो देखते हैं, 5% एंड 10%। सर ये चीटिंग नहीं है। एग्जाम में क्या सपना आएगा? एग्जाम में कैसे पता चलेगा हमको कि कौन से रेट से खींचना है? देखो ये चीज ICI भी समझती है। हमको नोट दे के आना है कि वी हैव टेकन दीज टू वैल्यूज फॉर टेकिंग प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी निकालने के लिए ये दो वैल्यू लिए, एंड दैट्स व्हाई आवर आंसर बिकम्स दिस। अब आप बोलोगे सर आप
5% और 7% क्यों लिए, 5% और 10% ही ले लेते। उसमें होता है राउंड ऑफ का एरर, राउंड ऑफ का एरर होता है। देखो मैं आपको एक इलस्ट्रेशन की ओर ले जाता हूँ, अगर आपको याद हो कल की बातें तो, अगर आपको याद हो कल की बातें तो, सर छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, उसी से तुम्हारे मार्क्स मिलेंगे बेटा। देखो 5% और 3% कितना का फर्क है सर, 2% का गैप है। जब हम शुरू शुरू में 5-5% का गैप ले रहे थे तो हमारा आंसर गलत आ रहा था, और आईसीआई 2-2% का गैप ले रहा था। लेकिन 2% का गैप इज अ वैलिड थिंग, क्यों, राउंडिंग ऑफ का एरर कम हो जाते हैं। एक और दिखा देता हूँ सर, यहाँ पे अपन 5% और 10% हम लिए थे, लेकिन आईसीआई ने 5% और 7% लिया था, तो कायदे से हमको भी 5% और 7% लेने हैं। जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन में आपका वो 5% का गैप रख रहे हैं, डजेंट मीन कि हमको 5% का गैप रखना है। ऐसा तो क्या हर क्वेश्चन को रटते बैठेंगे क्या, इस क्वेश्चन में 5 से 10 है, इस क्वेश्चन में 5 से 7 है, नहीं, हमको सिर्फ 2% का गैप लेना है। वो भी क्यों, ताकि राउंडिंग ऑफ का एरर कम हो जाए, एग्जैक्ट आंसर की ओर अपन ज्यादा बढ़ पाए। ठीक है, चलो कहाँ गए अपन, ये रहे। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 5.184%। इसीलिए अपना इसका भी आंसर आ जाएगा। एंड विल बी डन विथ आवर क्वेश्चन नंबर 3। तड़ा, क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रेगुलर लेक्चर है उसको अपन कंप्लीट नहीं कर सकते हैं भाई। हमको कम से कम समय में आपको रिवाइज करवाना है, आपको चीज़ों को कवर करवाना है, तो इतना तो स्पीड मेंटेन रखनी पड़ेगी। मैंने जानबूझ के इसलिए इसको सबको पहले लिख रखा है, ताकि आपका टाइम से हो। ठीक है, ताकि जहाँ पे कॉन्सेप्ट वाली बात है, जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया 5 और 7% वाली, जो ये मुद्दे हैं जहाँ पे बच्चे अटकते हैं, वहाँ पे अपन डिस्कशन को अपना सॉलिड रख सकें। ठीक है, चलो जी आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैस्को लिमिटेड विशेस टू रेस एडिशनल फंड ऑफ 10 लाख। सर उसको 10 लाख का और कैपिटल चाहिए, 10 लाख का पैसा चाहिए उसको, 10 लाख का पैसा। तो पैसा का के लिए वो क्या करेगा, कैपिटल को रेस करेगा। तो देखते हैं एक बार सोर्सेस ऑफ फाइनेंसेस कहाँ से ला रहे हैं। 2,10,000 इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। अच्छा, 2,10,000 रिटेन्ड अर्निंग से यूज कर रहे हैं, अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है, डेट टू इक्विटी मिक्स कितना होना चाहिए, 3:7। यानी कि ये जो 10 लाख रुपए रेस करेगा उसको डेट और इक्विटी में कैसे कैसे रेस करेगा, 3:7। यानी कि डेट कितना होना चाहिए, तो डेट होना चाहिए 3/10 इंटू 10 लैक्स, दैट इज वॉट 3 लैक्स। डेट कैसे रेस करेगा, 3 लाख डेट, और इक्विटी कितनी रेस करेगा सर, इक्विटी रेस करेगा 7 लैक्स, इक्विटी रेस करेगा 7 लाख। ये जो अपन ने कैलकुलेट किया ना 1 सेकेंड में, इसको अपने को शो भी करना है, इसको अपने को शो भी करना है भाई। पैटर्न फॉर रेजिंग एडिशनल फंड, एडिशनल फंड रेस करने का पैटर्न अपने को शो करना पड़ेगा। कैसे सर, डेट टू इक्विटी दे रखा है, तो डेट निकल जाएगा, इक्विटी निकल जाएगा। लेकिन अगर आप बोलते हो इक्विटी से 7 लाख रुपए का रेस करोगे, लेकिन इक्विटी में तो रिटेन अर्निंग भी कवर होती है, तो रिटेन अर्निंग ऑलरेडी आपके पास 2,10,000 है, तो एडिशनल फंड कितना रेस करना पड़ेगा, बाहर से पैसे कितने उठाने पड़ेंगे सर, 7 लाख में से 2,10,000 को माइनस कर लेना, 2,10,000 को माइनस कर लेना, तो आपका कितना बचेगा, 490। तो जो शेयर होल्डिंग, जो एडिशनल रेस करने का पैटर्न है, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द पैटर्न फॉर रेजिंग एडिशनल फाइनेंस। सर पैटर्न बताने एडिशनल फाइनेंस का, तो वो अपना पैटर्न बता सकते हैं अपन, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, और इसके आगे की कहानी पे आऊंगा मैं, इसके आगे की कहानी पे आऊंगा। अभी तक मैं सिर्फ यहां तक बढ़ा था और मैंने आपको बताया कि इसको शो करना पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट, डेट का कॉस्ट बोल रहे हैं सर, 1,80,000 तक का आपका 10% है, 1,80,000 के आगे आपका 16% है। ठीक है, 1,80,000 के आगे आपका 16% है। सर पहली बात तो बताओ, आप डेट में रेस कितना कर रहे हो, तो सर यहां से तो निकाल लिया था अपन ने 3 लाख, तो 1,80,000 तक का आप रेस करोगे 10% से, एंड 1,20,000 आप रेस करोगे 16% से। सर जितना कम से कम हो सकता है अपन कम करेंगे, तो अपन पहले ये वाले को रेस करेंगे, अप टू 180 इसको रेस करेंगे, फिर जो बचा हुआ ऑप्शन रहेगा 1,20 के लिए, उसके लिए अपन इसको ले लेंगे। ठीक है सर, तो देखो वही चीज़ मैंने बताया है, वही चीज़ बताया है, आपका पैटर्न मैंने बता दिया। ठीक है, फंड रेस करने का। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिटरमाइन द पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट। सर प्री टैक्स दे रखा है,
तो पोस्ट टैक्स क्या हो जाएगा, टैक्स की शील्डिंग लगा देंगे सर, 10% इंटू 1 माइनस टैक्स कर देंगे, 10% इंटू 1 माइनस टैक्स कर देंगे। देखो कहाँ गया, हम्म, कितना कितना हो जाएगा सर, 5% एंड 8%, 50% टैक्स है क्योंकि, ठीक है। लेकिन हमको क्या बोले, एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट, एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट। तो देखो पहले तो सर 1,80,000 वाला कितना परसेंट यूज किया है, 60% यूज किया है वेट, और उसका कॉस्ट कितना है सर, उसका कॉस्ट है 5%। सर 5% कैसे निकाला, आफ्टर टैक्स, टैक्स की शील्डिंग के बाद 1 माइनस टैक्स रेट करके। एंड 16% डेट वाला कितना है सर, 40%। इसका कॉस्ट कितना है सर, 8%, 16 इंटू 1 माइनस 50%। अब सर ऑन एन एवरेज कॉस्ट कितना निकलेगा, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, इन दोनों कॉस्ट में मेरे को इनके इनके वेट को जोड़ना पड़ेगा, इनके वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। जैसे डब्ल्यू निकालते थे ना, वैसे ही एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट निकाला है अपन ने, इनके वेट को इनके रेट से मल्टीप्लाई किया है एंड ऐड किया है। तो कितना आ जाएगा सर, 6.20। अब हमको एक चीज़ समझ में आ गई सर, पैटर्न समझ में आ गया, एंड एडिशनल कॉस्ट का एवरेज डेट का निकल के आ गया। यानी कि मैं जो ये 6.28% निकला है, 6.28% है, किस पे लगाऊंगा सर, सीधा सीधा 3 लाख पे लगा लेना, उसको अलग अलग बाइफाकेट मत करना, सीधा सीधा एवरेज रेट उठा के 3 लाख के ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, तो अपना क्या निकल जाएगा सर, एवरेज डेट का कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर रिटेन अर्निंग और इक्विटी के लिए अगर अपने को निकालना है तो डेटा दिया होना चाहिए, और एक्स्ट्रा डेटा दिया होना चाहिए, अपन समझते हैं क्या दिया है। अर्निंग पर शेयर दे रहा है 4, डिविडेंड पे आउट बोल रहा है 50%। सर अर्निंग पर शेयर 4 है और डिविडेंड पे आउट 50% ऑफ अर्निंग, यानी डिविडेंड कितना हो गया, 50% ऑफ व्हाट, 4, यानी 2 रुपए। डिविडेंड आज के दिन कितना हो गया, 2 रुपए। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट दे रखा है, यानी जी की वैल्यू दे रखी है। अब सर जैसे जी आ गया तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलेगा आपके गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल की हेल्प से, ठीक है, गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल की हेल्प से, ठीक है, गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल की हेल्प से। सर एक्सपेक्टेड मार्केट करेंट प्राइस भी दे रखा है 44, ठीक है। सर एक बात बताओ, जो इक्विटी और रिटेन अर्निंग का जो कॉस्ट है वैसे तो अलग अलग होता है, जहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट आता है, लेकिन सर यहाँ पे तो फ्लोटेशन कॉस्ट की बात ही नहीं किया है, तो सेम हो जाएगा, तो कॉस्ट सेम हो जाएगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, गॉर्डन ग्रोथ वाला, देखो D1/P0 प्लस जी, जी दे रखा है, P0 दे रखा है 44, सर D0 भी दे रखा है आज के दिन 50% ऑफ अर्निंग, दैट इज 2 रुपीज़। तो सर 2 रुपीज़ को ग्रोथ लगाएंगे, अपॉन में प्राइस करेंगे, प्लस ग्रोथ रेट ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा सर 15%। ये क्या हो जाएगा, इक्विटी का भी यही कॉस्ट रहेगा, आपका रिटेन अर्निंग का भी यही कॉस्ट रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल का भी यही रहेगा, रिटेन अर्निंग का भी यही रहेगा, ठीक है। अब देखो लास्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का, WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ। तो सर डेट कितना था, 30%, टोटल डेट 30% था, और सर एवरेज डेट का कॉस्ट कितना था, 6.2, अपन ने ऊपर निकाला। इक्विटी कितनी है सर, 70%, टोटल रिटेन और वो मिला के 70%, एंड उसका एवरेज कॉस्ट कितना है, 15, क्योंकि दोनों का उतना कॉस्ट है। तो सर दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो अपना आ जाएगा व्हाट, WACC। दिस विल बिकम योर आंसर। क्या आपको ये चीज़ समझ में आया क्या, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ 2 मिनट पॉज करना, चीज़ों को खुद से ट्राई करना, सॉल्व करना, एंड देन आगे बढ़ना। अगर आप पॉज कर करके चल रहे हो ना, चीज़ों को टैकल करते हुए चल रहे हो ना, तो आपके लिए ये चीज़ें चुटकियों में आ जाएगी आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ बेस्ट लक लिमिटेड यूजिंग द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। सर काम बढ़ा दिया अपना, पहले बुक वैल्यू निकालो फिर मार्केट वैल्यू से भी निकालो, मजाक चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। सर बुक वैल्यू दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर की, एंड मार्केट वैल्यू दे रखा है। सर हमको कॉस्ट निकालने के लिए दो चीज़ चाहिए रहती है, एक तो उसके वेट, तो वेट तो सर इधर से निकाल के आ जाएगा, एक उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अलग अलग चीज़ें, एंड सबके बारे में डिटेल दे रखी है। सर इक्विटी के लिए डिटेल दे रखी है, प्रेफरेंस के लिए डिटेल दे रखी है, डिबेंचर के लिए डिटेल दे रखी है, एंड टैक्स रेट दे रखा है। सर इंडिविजुअली KE, KD, KF, के ये सब निकालो, एंड आपका WACC निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या बोले, फ्लोटेशन कॉस्ट वुड बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, फ्लोटेशन कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू।
यार मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इन जनरल समझना मेरी बातों को, इन जनरल क्या होते हैं, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहता ही है, जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में। कहाँ गया कहाँ गया, यस, ये रहा। फ्लोटेशन कॉस्ट वाली जो बात आती है ना, फ्लोटेशन कॉस्ट, एक सेकेंड रुकना, मैं आपको बताता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, नहीं दिख रहा कहीं, शायद मैं ऊपर स्किप कर दिया। देखो जनरली कंसेप्ट क्या होता है, जनरली कंसेप्ट क्या होता है कि सर या तो अपन मार्केट वैल्यू को यूज करें, या तो जो इशू प्राइस है उसमें से अपन फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करें। ठीक है, नेट प्रोसीड्स ले। नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है, यार हमने 100 रुपए में का सामान बेचा, हमको 5 रुपए का खर्चा हुआ, तो जेब में तो 95 रुपए ही आया ना, तो अपन इसीलिए नेट प्रोसीड यूज करते हैं। लेकिन इलिस्ट्रेशन नंबर 17, इलिस्ट्रेशन नंबर 17 दैट इज बुक का क्वेश्चन है, इस पे एक मिस्टेक थी। मिस्टेक बोलो कि क्या बोलो, अब क्वेश्चन आएगा तो अपन को करना इसी के हिसाब से करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं सर, यहाँ पे वो कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, करंट मार्केट प्राइस पे फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर रहे हैं। भाई या तो आप करंट मार्केट प्राइस लो, या तो आप इशू प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करो। ये करंट मार्केट प्राइस से फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करने का समझ में नहीं आया मेरे को कंसेप्ट, ठीक है। बट ये क्वेश्चन आता है तो अपन को ऐसे ही करना पड़ेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर सिमिलर ये वाला सेम क्वेश्चन डिट्टो बुक का उठा के आता है तो ऐसे करना पड़ेगा। बट इन जनरल कंसेप्ट क्या रहते हैं, बुक वैल्यू के ऊपर फ्लोटेशन कॉस्ट, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में वो आपको मेंशन कर देगा, जैसे इस क्वेश्चन में मेंशन किया है। फ्लोटेशन कॉस्ट किस पे ऊपर माइनस करूं, सर फेस वैल्यू के ऊपर माइनस करना है, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट किसके ऊपर माइनस होगा, फेस वैल्यू के ऊपर। बहुत भगवान भला करे इस क्वेश्चन बनाने वाले का जिसने मेंशन कर रखा है। सर हमको WACC निकालनी है, वेट तो अपन निकाल लेंगे बुक वैल्यू के हिसाब से, कैसे, इंडिविजुअल कैपिटल डिवाइड बाय टोटल कैपिटल, ठीक है। सर ये वेट तो निकल आएगा अपना, वेट अपन आराम से निकाल लेंगे। सर दिक्कत आती है यहाँ पे, एक काम करो ना, आप इसको कैलकुलेट करवा लो हमको, फिर हम ऑटोमेटिकली WACC कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर लेंगे। चलो एक एक करके उठाते हैं। सर पहले आते हैं अपन कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ऊपर, पहले आते हैं अपन कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ऊपर। उस पर क्या क्या चीज़ें बोली गई है पहले वो पढ़ते हैं। देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल आर कोटेड एट 130 पर शेयर, ठीक है। मार्केट में 130 रुपए पर शेयर पे कोट है, लेकिन न्यू शेयर, न्यू इशू प्राइस एट 125। तो जब मैं नया सब्सक्राइब करूंगा तो कितने पे करूंगा, सर 125 पे। एंड फ्लोटेशन कॉस्ट कितना लगेगा मेरे को, सर 5 रुपए का, 5 रुपए का फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा मेरे को, ठीक है। सर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल होते तो मार्केट प्राइस लेते, लेकिन यहाँ पे न्यू शेयर को इशू किया गया है, इसीलिए कि अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन उठाएंगे, इसको अपन उठाएंगे, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। डिविडेंड की बात कर रखा है, सर डिविडेंड में ड्यूरिंग द प्रीवियस 5 ईयर डिविडेंड हैव स्टेडली इंक्रीज फ्रॉम 10.6 टू 14.9। अच्छा सर, 10.6 रुपीज का डिविडेंड 14.9 रुपीज हो गया 5 सालों में, तो क्या यहाँ से ग्रोथ रेट निकल के आ जाएगा क्या, इसका ग्रोथ रेट निकल के आ जाएगा, कंपाउंडेड एवरेज, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकल के आएगा क्या, CAGR। इसका कंसेप्ट क्या रहता था, इसका कंसेप्ट क्या रहता था, देखो 10.6 की वैल्यू 14.91 हो गई 5 सालों में, 1 2 3 4 5। सर मैं ऐसा कैसे, कौन से रेट से इसको मल्टीप्लाई करूं ताकि ये आंसर 14.9 आ जाए, तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू लगाएंगे। लेकिन कैलकुलेशन अगर आप करते हो, जैसे सपोज फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस रेट की पावर 5 अगर करते हो, तो इसको अगर आप इधर उधर ले जाओ तो जी की वैल्यू कैसे निकलती थी, सर फाइनल डिविडेंड अपॉन इनिशियल डिविडेंड की पावर 1/n, जो ईयर रहता था, -1। या तो आप फॉर्मूले से जाओ, या तो आप लॉजिक लगा के कैलकुलेट करो, ठीक है, विच एवर वर्क्स फाइन विथ मी। तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सर 6% आ जाएगी, यहाँ से कैलकुलेट करके जी की वैल्यू 6% आ जाएगी। अब तक ग्रोथ रेट दे रखा है, एंड आपका डिविडेंड दे रखा है 14.19, नहीं सॉरी अभी का दे रखा है ना कितना, डिविडेंड एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर इज 15 पर शेयर, डिविडेंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज 15 पर शेयर।
ठीक है, 15 पर शेयर, और मैच भी कर रहे हैं। देखो अगर 14.19 आज के दिन है तो सर अगला क्या होगा, 6% ऐड हो जाएगा, कितना आ रहा है, 15 आ रहे हैं। और बोल भी रखा है कि सर 15 पर शेयर, यानी नेक्स्ट ईयर का, यानी करंट ईयर के एंड में, यानी D1 दे रखा है। कभी भी अपना इससे कंफ्यूज मत होना करंट ईयर से। आप बोलोगे करंट ईयर है सर, D0 दे रखा है, लेकिन एंड ऑफ द करंट ईयर, यानी आज से एक साल बाद की बात कर रहे हैं, आज से एक साल बाद की बात कर रहे हैं, इसीलिए ऑलरेडी D1 दे रखा है ये। तो हमको फॉर्मूला पता है क्या होता है सर, D1 अपॉन नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स कितना आया जेब में, 125 का इशू प्राइस है, 5 रुपए का खर्चा है, तो जेब में कितना आया सर, 125 माइनस 5, तो 15 डिवाइड बाई 125 माइनस 5 प्लस जी। ठीक है, तो इसकी हेल्प से अपने को क्या निकल के आ जाएगा सर, के ई निकल के आएगा। सिमिलरली सर रिटेन अर्निंग को भी निकाल लेते हैं, लेकिन सर रिटेन अर्निंग में एक चीज फायदा रहता था, क्या फायदा रहता था, हमको खर्चा लगता ही नहीं था, फ्लोटेशन कॉस्ट लगता ही नहीं था, तो मैंने सीधा सीधा क्या ले लिया, इशू प्राइस ले लिया। तो 15 अपॉन इशू प्राइस प्लस 6% इक्वल टू 18। ठीक है, अगला क्या है सर, प्रेफरेंस शेयर। तो एक बार पढ़ लेते हैं प्रेफरेंस शेयर के ऊपर क्या बोला हुआ है। प्रेफरेंस शेयर के लिए क्या बोला है, 15% प्रेफरेंस शेयर विद फेस वैल्यू ऑफ 100 वुड रियलाइज 105 पर शेयर। यानी कि आज के दिन में प्रेफरेंस शेयर कितना मिलेगा जेब में हमको, 105 रुपए हमको नेट प्रोसीड्स मिलेगा। रियलाइज कितना करेगा, 105। तो सर इनफाइनाइट पीरियड तक 15% फेस वैल्यू 100 रुपए की, तो 15 × 100 यानी हर साल डिविडेंड कितना पे कर रहे हो आप, 15-15 रुपए का, अप टू परपेचुटी। तो सर प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी प्रेफरेंस शेयर की, देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन प्राइस। जैसे इक्विटी के केस में होता था, अगर डिविडेंड कांस्टेंट रहता था तो डिविडेंड प्राइस अप्रोच की हेल्प से क्या लिखते थे, डी अपॉन प्राइस। सिमिलरली प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन प्रेफरेंस का प्राइस, अगर इसको कैलकुलेट करना है तो परपेचुटी वाला फॉर्मूला लगाना, डिराइव हो जाएगा, लेकिन डिराइव करने की नीड नहीं है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया 15 रुपए एंड प्राइस हो गया 105 रुपए, तो सर रेट निकल के आ जाएगा प्रेफरेंस उसका, प्रेफरेंस शेयर वालों का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आती है बारी डेट की, अब आती है बारी डेट की। तो देखो डेट के लिए क्या बोल रहे हैं, कंपनी proposes to issue 11 year 15% डिबेंचर बट द yield on the debenture of similar maturity in class is 16। सर इसको ठोको ताली, इस पॉइंट को आप मार्क करोगे लास्ट डे रिवीजन के लिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे अटकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चे अटकते हैं, नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा कुछ अलग करना पड़ता है। ये क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देखोगे ना तो आप बोलोगे यार चीटिंग करता है तू। ठीक है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे तो चीटिंग करता है। अब ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द काइंड क्वेश्चन। ठीक है, जनरली अपन इस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं करते हैं, इस टाइप से अपन ने सॉल्व नहीं किया हुआ रहता है, नया टाइप का लगता है अपन को, इसलिए अपन इसको दिक्कत करते हैं। बट इन केस आपके आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू में आ जाता है एंड आपको इस टाइप की बातें करते हैं कि सर सिमिलर मेच्योरिटी और रिस्क वाले का 16% है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेट इस तरीके से करेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को मार्क करो ताकि आप लास्ट में रिवाइज करके जाओ। रट लो, क्वेश्चन स्पेसिफिक एडजस्टमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, हमारा जो डिबेंचर है उसकी मेच्योरिटी कितनी है सर, 11 साल की है, 15% का उसमें इंटरेस्ट अपन पे कर दे, तो हर साल पेमेंट कितनी होती है, 15 अप टू इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे बोल नहीं रखा है। सर सिमिलर डिबेंचर, अगर मैं सिमिलर डिबेंचर खरीदने जाऊं तो वो कितना देगा अपन को, 16% का रेट देगा। मेरे को आप एक बात बताओ, अगर कोई नया 100 रुपए की चीज में 16% का रेट देता है एंड मैं अगर खरीदने जाऊं तो मेरे को 15% का रेट देता है, तो आप बोलोगे भाई तू सुन, रिटर्न तू मेरे को कम दे रहा है ना, तो कंपनी बोलेगी हाँ मैं आपको 16 की जगह 15 दे रही हूँ, क्योंकि बाजू वाला 16 दे रहा है, मैं आपको 15 दे रही हूँ। तो मैं उसको बोलूँगा देख भाई, तूने रिटर्न मेरा कम कर दिया ना, अब मेरे को शेयर, अभी मेरे को डिबेंचर सस्ते में दे, अब ये मेरे को डिबेंचर सस्ते में दे। ठीक है, सस्ते का माल सस्ते में। भाई तूने मेरे लिए रिटर्न कम कर दिया, तो मैं क्यों 100 रुपए दूंगा, मैं पैसा कम दूंगा। कितना पैसा दूंगा देखते हैं, चलो देखते हैं, चलो कैसे देखते हैं, कहाँ गया, एक सेकेंड ना, रफ कॉपी उठा लूँ, रफ पेपर उठा लूँ। हम्म, मैं क्या बोलता हूँ, हर साल 15 रुपये, 15 रुपये, 15 रुपये। सर इसमें टैक्स शील्डिंग भी हो रही है क्या, में टैक्स शील्डिंग भी हो रही है क्या, हाँ टैक्स दे रखा है 35%, यानी कि 15 रुपये की जगह क्या क्या मिलेगा हर साल, इंटरेस्ट 15 × 0.65, 9.75। एक सेकेंड ना,
9.75। हर साल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है 7 9। या फिर ऐसा सोचो, टैक्स वाला इफेक्ट को मत लो अभी फिलहाल के लिए। अभी आप ऐसे सोचो, सिंपली ऐसे सोचो कि सर 15 रुपए मेरे को मिल रहा है अप टू इन्फानाइट, अप टू इन्फानाइट। लेकिन मैं इसको जब खींचूंगा ना, उसको 15% से नहीं खींचूंगा। मैं किस से खींचूंगा? सर 16% की। क्योंकि मैं ऐसा इन्वेस्टर हूं जिसकी एक्सपेक्टेशन क्या है? सर मेरी एक्सपेक्टेशन है 16%। तो इसीलिए मैं इसको किस रेट से खींचूंगा? इसको मैं खींचूंगा 16% से। तो सर अगर इसको 16% से खींचना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो सीधा सीधा मैं क्या लिख सकता हूँ? प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू एन्युटी अपॉन रेट। एन्युटी है 15 रुपए की, रेट है 16% का। तो सर प्राइस कितना आ जाएगा? तो प्राइस आ जाएगा 15/16%, दैट इज 93.75। 93.75। तो कायदे से मैं डिबेंचर कितने में बेचूंगा? 93.75। सर लॉजिकल लग रहा है कि नहीं? पहले मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई बंदा 100 रुपए में 100 रुपए दे के 16% का रिटर्न खाने के लिए रेडी बैठा है, तो अगर मेरे को 15% रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न कम हो रहा है, तो सर प्राइस भी कम होना चाहिए उसका। हाँ सर, प्राइस भी कम होना चाहिए। तो ये अपन ने इसको डिसाइड कर दिया। ठीक है, चलो अब अपन आते हैं इसके ऊपर वापस से, के ऊपर आते हैं वापस से। सर तो नेट प्रोसीड्स कितना हो जाएगा? सर हमको ये तो समझ में आ गया कि इशू प्राइस आपका 93.75 है। इशू प्राइस आपका 93.75 है, ये समझ में आ गया। लेकिन नेट प्रोसीड्स कितना हो जाएगा? तो सर नेट प्रोसीड्स होगा इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखा है क्या डिवेंचर के लिए? हाँ सर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। सर 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखा है, 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखा है। पर 2% किसके ऊपर? सर 2% बुक वैल्यू के ऊपर, 100 रुपए के ऊपर, ठीक है, फेस वैल्यू के ऊपर। तो 2% ऑफ 100 यानी 2 रुपए, यानी नेट प्रोसीड्स कितना हो गया? 91.75। मेरे जेब में कितना आया? 91.75। आप देखो कंडीशन क्या हो गई, सिचुएशन क्या हो गई? सिचुएशन हो गई कि सर मेरे जेब में आज 91.75 आ रहा है अगले 11 साल के लिए। ठीक है, अगले 11 साल तक के लिए, क्योंकि प्रेफरेंस के लिए भी, सॉरी, इक्विटी वाले के लिए भी 11 साल की बात की है। रुको, डिवेंचर के लिए देखिए, डिवेंचर के लिए बोल रखा है सर 11 साल के लिए। क्या बोल रहे हैं? 11 साल के लिए। अब आप बोलोगे सर जब 11 साल के लिए बोला है तो आप इसने इसको इन्फानेट क्यों माना? आपने इन्फानेट तक क्यों माना? अप्रोक्सीमेशन। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात है, अप्रोक्सीमेशन के नाम पे आप कुछ भी करोगे क्या? इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में ही बोल दिया, क्या ये क्वेश्चन क्या है? चीटिंग करते हैं। क्वेश्चन स्पेसिफिक एडजस्टमेंट है। क्या क्वेश्चन स्पेसिफिक एडजस्टमेंट है? पहले तो आप मानोगे 15 रुपए इन्फानेट तक जा रहे हैं, उसको 16% से खींच के लाओगे। तो 16% से खींच के लाओगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 93.75 निकल के आ जाएगा आपका आंसर। इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करोगे तो नेट प्रोसीड निकल के आ जाएगा। अब सिचुएशन क्या है? नेट प्रोसीड्स पता है, रिडेम्पशन के टाइम एट पार होगा, 100 रुपए देना है पता है। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के लिए? सर आई इंटू वन माइनस टी, टैक्स शीट लगा के, प्लस आरवी इंटू वन माइनस आरवी इंटू एन पी अपॉन एन अपॉन दोनों का एवरेज। देखो इंटरेस्ट कितना था? 15, टैक्स शील्डिंग हो गई, एंड आरवी माइनस एन पी अपॉन 11 होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एन पी डिवाइड बाय 2, एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो सर इसकी हेल्प से रेट कितना निकल आएगा? 10.95। सर क्या क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है ये। क्या खतरनाक क्वेश्चन है क्या? सर सिर्फ डिवेंचर की एडजस्टमेंट खतरनाक है। व्हाट? सिर्फ डिवेंचर की एडजस्टमेंट खतरनाक है? सर तो कुल मिला के वेट पता है, सबका कॉस्ट निकल के आ गया, तो वेटेड कॉस्ट निकल के आ जाएगा दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना निकल के आएगा? 17.13, 17.3। सिमिलरली मार्केट वैल्यू से निकालना है, तो सर मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी? मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो आज शेयर 130 रुपए पे कोट हो रहा है, मार्केट वैल्यू शेयर की 130 रुपए, ठीक है। या फिर ऐसा बोलो मार्केट वैल्यू टोटल इक्विटी शेयर की कितनी है? 2 लाख है, 2 करोड़ है। तो 2 करोड़ को मेरे को 2 करोड़ में इंक्लूडेड होगा क्या? शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग, ये दोनों को मिला के मार्केट वैल्यू 2 करोड़ है। तो इस 2 करोड़ को ना मैं बाइफाकेट कर देता हूँ, किसमें किसमें? सर इक्विटी शेयर कैपिटल में एंड रिटेन अर्निंग में। किस रेशियो में? बुक वैल्यू के रेशियो में। अगर मैं इनका रेशियो निकालूं 120 डिवाइड बाय 30 यानी 4:1, तो जो 2 करोड़ है ना इसको 4:1 में डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज और 160 लाख एंड 40 लाख में डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो गया 160 लाख मार्केट वैल्यू, ये हो गया 40 लाख मार्केट वैल्यू। प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू दे रखा है, डिवेंचर की मार्केट वैल्यू दे रखा है। बस अब वेट यही वाला लगा लेंगे अपन। सर कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, वेट अपने चेंज हो जाएंगे।
जैसे ही वेट चेंज हो जाएंगे नया WACC निकल आएगा। ठीक है सर, ये कैलकुलेट जब तक आप नहीं करोगे खुद के हाथों से कैलकुलेट कर करके, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। रही बात, मैंने आपको एक एक चीज़ को कैलकुलेट करके क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि जो रिपीटेशन वर्क है, जो टाइम टेकिंग वर्क है, उसको मैं कर रहा हूँ स्किप, ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आप तक प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, वो पर्पज़ है मेरा। तो आप इसको पॉज करके एक बार सॉल्व करके देखेंगे, जहाँ पे भी दिक्कत आती है टेलीग्राम में मैं बैठा हूँ आपके लिए। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तेरी ओर नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एक सेकंड, उसको बंद करके चालू करूँ क्या? क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलते हैं? कल्याणम लिमिटेड हैज एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 3450। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है। हैज एन एम्प्लॉयड डेट, हैज एम्प्लॉयड डेट which gives total interest charges of 7,50,000. The firm has an existing cost of equity and cost of debt as this and this. अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं? सर नोट करते जाओ, उसको नोट करते जाओ। आप यहाँ पे ना गिवन बनाते जाना, जैसे आप लिखते जाओगे ना एक गिवन बनाते जाना, ताकि सब चीज़ें क्या हो जाए, क्वेश्चन को फिर अपन को नहीं देखना पड़े, सिर्फ इसको देखना पड़े। ठीक है, गिवन लिखते जाना। द फर्म हैज़ अ न्यू प्रपोजल बिफोर इट। सर नया प्रपोजल है, यहाँ से नई बातें चालू हो रही है, यहाँ से नई बातें चालू हो रही है। विच रिक्वायर्स अ फंड ऑफ 75 लाख एंड इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग एन एडिशनल प्रॉफिट ऑफ 14-25। टू फाइनेंस द प्रपोजल द फर्म इज एक्सपेक्टिंग टू इशू एन additional debt at 8% and will not be issuing any new equity share capital. Assume no tax culture. WACC कैलकुलेट करो। रुक जाओ, आराम से, शांति। ऑलरेडी डेट है, इक्विटी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बता रखा है, इंटरेस्ट कितना लग रहा है बता रखा है, इक्विटी और डेट का खर्चा बता रखा है, टैक्स बोल रहा है कुछ भी नहीं है। प्रपोजल के पहले वाली कहानी तो ये हो गई, प्रपोजल के पहले वाली कहानी वो हो गई। एंड पूछा क्या है? बिफोर द न्यू प्रपोजल WACC निकालो। क्या निकालो? WACC। तो सर WACC निकालने के लिए मेरे को पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि वेट कितना है, इक्विटी वाले का कितना है एंड डेट वाले का कितना है। अब समझना मेरी बात को। सर इंटरेस्ट अगर दे रखा है 75 लैक्स, सॉरी 7,50,000, इंटरेस्ट दे रखा है 7.5 लैक्स एंड इन डेट वाले का रेट दे रखा है 8%। तो सर इंटरेस्ट कैसे निकला होगा? इंटरेस्ट निकला होगा रेट ऑफ डेट इनटू टोटल डेट। भाई 100 रुपए का डेट है, उस पर 11% का खर्चा है, तो 11 रुपए इंटरेस्ट निकल के आएगा। ऐसी तो कैलकुलेट करेंगे ना। ठीक है, तो देखो टोटल डेट कैसे निकला, टोटल डेट कैसे निकला? इंटरेस्ट का खर्चा डिवाइड बाय केडी, इंटरेस्ट का खर्चा डिवाइड बाय केडी। अगर आप इसको नीचे लाओ, इसको ऊपर लाओ, या फिर रीअरेंज करो, तो बात तो वही निकलेगी। कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो। क्या समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? टोटल डेट इनटू डेट परसेंट रेट, रेट इक्वल्स टू इंटरेस्ट का खर्चा, इंटरेस्ट रेट इनटू इंटरेस्ट का खर्चा। सर इंटरेस्ट का खर्चा दे रखा है कितना? 750, रेट दे रखा है 8%। तो सर डेट निकल आएगा क्या? सर ऑब्वियस ही बात है, डेट कितना आएगा? 7.5 डिवाइड बाई 8%, ऐसे ही निकलेगा। सर वैसे ही किया है, देखो वैसे ही किया है। तो यहाँ से डेट कितना आ गया? 93,75,000। डेट कितना आ गया? 93,75,000। अब सर इक्विटी निकालना पड़ेगा। देखो इक्विटी अर्निंग दे रखी है, कौन सी अर्निंग दे रखी है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है, अगर मैं इंटरेस्ट माइनस करूं तो क्या निकल के आएगा? सर नेट प्रॉफिट निकल के आएगा, क्योंकि टैक्स वैक्स की बात तो की नहीं है इसने, तो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। और सर अगर अर्निंग निकल के आ गई, तो अर्निंग की हेल्प से आपका क्या निकल के आ जाएगा? इक्विटी की वैल्यू निकल आएगी। क्यों? अर्निंग प्राइस अप्रोच क्या बोलता है? सर अर्निंग प्राइस अप्रोच बोलता है कि आपकी जो अर्निंग है डिवाइड बाय आपकी जो इक्विटी है, या फिर ऐसा बोलो अर्निंग पर शेयर अपॉन प्राइस पर शेयर इक्वल टू व्हाट? KE। यही बोलता है। अपने पास ये अगर मैं इसको इंटू शेयर्स करूं, इंटू शेयर्स और इंटू शेयर करूं, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टोटल इक्विटी इक्वल टू KE। अर्निंग डिवाइड बाय इक्विटी इक्वल टू KE। अगर मैं इक्विटी निकालूं तो कैसे हो जाएगी वो? अर्निंग बाय KE, अर्निंग बाय KE। अरे सेम चीज़ है बच्चा। देखो इसके लिए अपन ने क्या किया? इंटरेस्ट अपॉन KD। तो सर इक्विटी वाले के लिए अर्निंग अपॉन KE।
सिमिलर देखो, दिख रहा है क्या, सिमेट्री दिख रही है कुछ? तो देखो नेट प्रॉफिट आया 27 लाख और उसकी कॉस्ट दे रखी है 16%, तो सर नेट कितना आ जाएगा आपका, इक्विटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, इतनी आ जाएगी। इसको बोल देंगे अर्निंग प्राइस अप्रोच की हेल्प से अपन ने निकाला है, ठीक है। सर हमारे पास टोटल डेट आ गया, टोटल इक्विटी आ गई, एंड हमारे पास इनका रेट भी दे रखा है, ठीक है, इनका रेट भी दे रखा है, कॉस्ट दे रखा है। तो वेटेड कॉस्ट कितना हो जाएगा सर, इसका वेट इंटू दिस, तो ये आ जाएगा 13.142%। मैंने कुछ अलग नहीं किया, 168.75 और इसका 93.75, अगर आप देखो तो वही चीज़ें यूज़ किया जो अपन ने यहाँ पे और यहाँ पे निकाली है। अब बारी आती है WACC आफ्टर न्यू प्रपोजल। लेकिन सर आफ्टर न्यू प्रपोजल कुछ कुछ यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, कुछ कुछ यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, देखो कुछ कुछ यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। एडिशनल जो डेट उठाया है मैंने वो भी 8% में उठाया है, एग्जिस्टिंग डेट है वो भी 8% में, एडिशनल डेट भी 8% में और एग्जिस्टिंग डेट भी 8% में। और सर जो एडिशनल प्रॉफिट है वो बोल रहे हैं 14,25,000, 14,25,000। अब समझना मेरी बातों को, क्या इक्विटी उठाई है क्या मैंने, इक्विटी को इस्तेमाल किया है क्या नया वाला, सर इक्विटी को कोई इस्तेमाल नहीं किया। तो जो इक्विटी आज हमारे पास है वही इक्विटी आफ्टर प्रपोजल आफ्टर रेजिंग डेट भी होगी। भाई इक्विटी तो इतनी रहेगी क्योंकि इक्विटी में चेंजेस नहीं आ रहा, क्योंकि आप एक्स्ट्रा कितना उठा रहे हो, डेट उठा रहे हो, ठीक है, डेट उठा रहे हो, ठीक है सर। अब नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। सर इक्विटी तो एज इट इज रही क्योंकि नो न्यू इक्विटी हो गई। सर डिबेंचर कितना होगा, डेट कितना होगा नया वाला, सर ओल्ड था आपका 93.75 एंड हमने पैसा कितना रेस किया है सर, 75 लाख रेस किया, तो हमारा नया वाला डेट कितना हो गया सर, नया वाला डेट ये हो गया 75 लाख ऐड करके इसमें कितना हो गया 168,75,000, 168,75,000। अब मैं आपको एक चीज़ बोलने वाला हूँ, समझना मेरी बातों को। सर टोटल इंटरेस्ट का खर्चा कितना होगा, सर इस पे अगर आप टोटल डेट पे 8% लगा दो तो टोटल इंटरेस्ट का खर्चा हो जाएगा कितना, टोटल इंटरेस्ट का। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट टोटल कितना होगा सर, ओरिजिनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 3450 एंड नया वाला एडिशनल प्रॉफिट हो जाएगा 1425 का, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नया वाला। तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नया वाला कितना हो जाएगा सर 4875। डेप्ट इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर, टोटल डेट इंटू 8%, तो जो बचेगा वो क्या होगा सर नेट प्रॉफिट, जो बचेगा वो नेट प्रॉफिट। अब देखो प्रॉफिट इतना है, इक्विटी ऑलरेडी पता है, नया प्रॉफिट निकल के आ गया, इक्विटी ऑलरेडी पता है, तो सर के ई निकल के आ जाएगा, क्या के ई निकल के आ जाएगा प्राइस, अर्निंग प्राइस अप्रोच से, अर्निंग प्राइस अप्रोच से, ठीक है, प्रॉफिट अपॉन इक्विटी निकल आएगा। सर इससे के ई कितना हो गया, के ई हो गया 20.833। सर जैसे ही नया वाला के ई पता है और आपका क्या बोलना चाहिए के डी तो यही है, तो सर नया वाला निकल के आ जाएगा WACC, ऐसे नया वाला WACC निकल के आएगा। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है क्या, क्या ये चीज़ समझ में आ रही है क्या? चलो सर एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद आपका केस स्टडी रहेगा, देन विल बी डन, देन वी विल बी डन। चलो जी अपन आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड रुकना। क्या बोल रहा है, चलो सेवेंथ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ कंपनी इशूज 15% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, अ कंपनी इशूज 15% कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑफ 100 ईच। सब कन्वर्टेबल है, कन्वर्टेबल मतलब ऑप्शन है कि फ्यूचर में जाके इक्विटी में भी आप ले सकते हो पैसा, विथ अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 6 ईयर। सर 6 साल की मेच्योरिटी है, यानी 6 साल बाद रिडीम होगा। ऑन मेच्योरिटी ईच डिवेंचर विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, 2 इक्विटी के शेयर मिलेंगे उसको, ठीक है, 2 इक्विटी के शेयर मिलेंगे। द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 18%, बीटा ऑफ द कंपनी इज 1.8। सर ये वाला डेटा की हेल्प से अपन क्या निकाल सकते हैं, इस वाली डेटा की हेल्प से अपन निकाल सकते हैं के ई यूजिंग CAPM मेथड, यूजिंग CAPM मॉडल, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक है।
कैसे सर? आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। ठीक है, इसकी एल से अपन क्या निकाल सकते हैं? के ई निकाल सकते हैं। कंपनी पेड डिविडेंड ऑफ 12.76, 5 ईयर अगो इट पेड डिविडेंड 10। तो सर 5 साल में 10 रुपए की चीज 12.76 हो जाती है। 5 साल में 10 रुपए की चीज 7.10 से लेकर 12.76 हो जाती है। तो सर यहाँ से जी निकल आएगा, ग्रोथ रेट निकल के आ जाएगा। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? ग्रोथ रेट निकल के आ जाएगा। ठीक है सर, ग्रोथ रेट निकल के आ जाएगा। फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है? 5% ऑफ इशू अमाउंट। ठीक है, देखो ये डेटा क्यों दिया हुआ है, ये डेटा क्यों दिया हुआ है? हमको इसने डिबेंचर की बात की है, हमको क्वेश्चन में पूछ भी रहे कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड। सर ये डेटा देने का पर्पस ये है कि जब आप रिडीम करोगे, जब आप इसको कन्वर्ट करोगे किसमें? 2 इक्विटी शेयर में, तो इक्विटी शेयर का प्राइस क्या होगा? इक्विटी शेयर का प्राइस क्या होगा वो अपन को निकालना पड़ेगा। ठीक है, इक्विटी शेयर का प्राइस क्या होगा वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो उसको अपन कैलकुलेट करते हैं। कैसे? देखो सीएपीएम मेथड से अपन को के ई निकल के आ गया, आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम इंटू आर एफ। सर जो 18% दिया है ना वो सीधा आर एम इंटू आर एफ दिया है, मार्केट का रेट नहीं दिया है, मार्केट का रिस्क फैक्टर दिया है। रिस्क फैक्टर मार्केट का आर एम माइनस आर एफ यानी 18 दिया हुआ है। ठीक है, एंड सर यहाँ से ग्रोथ रेट निकल के आ जाएगा जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था। 5 साल का गैप है, 10 रुपए की चीज 12 रुपए 76 पैसा हो गई, तो किस रेट से ग्रो की होगी, किस सी ए जी आर से ग्रो की होगी? सर वो आ गया आपका 5%। ठीक है, अब सब प्राइस निकालने के लिए एक मेथड है डी वन अपॉन के ई माइनस जी, डी वन अपॉन के ई माइनस जी, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हो के ई इक्वल्स टू डी वन अपॉन प्राइस प्लस जी। अगर आप ये वाला फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ करोगे या फिर इसको रीअरेंज करोगे, अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका प्राइस निकल के आ जाएगा। उसी को मैंने ऐसे लिखा है, इसी चीज़ को मैंने ऐसे लिखा है। सर एक तरीके से वो वाला फॉर्मूला नहीं हो गया, परपेचुटी वाला? कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट ये है, ग्रोथ रेट ये है, हर साल डिविडेंड मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू क्या है? सर परपेचुअल वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो डी वन क्या हो जाएगा? सर 1276 का अगले साल वाला डी वन, ये तो डी जीरो है, तो डी वन क्या आ जाएगा? ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड अपॉन में लिख दूंगा, तो अपना कितना आ जाएगा? सर प्राइस आ जाएगा, इशू प्राइस आ जाएगा। आज के दिन में इशू प्राइस आ जाएगा। क्या? आज के दिन का इशू प्राइस। अब मेरे को एक बात बताओ, ये इशू प्राइस आज के दिन का है, ये इशू प्राइस आज के दिन का है, तो जो फाइनल ऑफर प्राइस है, जो फाइनल ऑफर प्राइस है कब मिल रहा है अपने को? सर वो तो 6 साल बाद मिलेगा। आज के दिन का प्राइस पी जीरो पता है, तो सर 6 साल बाद का प्राइस निकल पाएगा क्या? यस सर। ग्रोथ रेट पता है तो प्राइस को ग्रोथ रेट लगाओ। भाई प्रेजेंट वैल्यू अगर पी जीरो है तो फ्यूचर वैल्यू 6 साल बाद निकल आएगी क्या? अगर ग्रोथ रेट जी है तो सर निकल के आ जाएगी, फ्यूचर वैल्यू निकालना है बेसिकली। तो देखो प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴n, यहाँ से अपना निकल के आ गया 65.29, 65.29। ये क्या है सर? दिस इज योर शेयर की प्राइस 6 साल बाद। और हमको पता है ऐसे कितने शेयर्स मिलेंगे अपन को? सर ऐसे 2 शेयर्स मिलेंगे अपन को, ऐसे 2 शेयर मिलेंगे। तो रिडेम्पशन वैल्यू क्या हो जाएगी? आरवी कितनी हो जाएगी? सर 2 × 65.29, 2 × 65.29 दैट इज 130.3, 130.6, 130.6। सर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या होता था? आई इंटू वन माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन होल अपॉन इसका एवरेज। सर आई दे रखा है कैसे? 15% ऑफ 100 रुपीज, दैट इज 15 रुपीज, लेकिन टैक्स शील्डिंग लगेगी क्योंकि टैक्स रेट भी दे रखा है यहाँ पे, टैक्स शील्डिंग लगेगी। एंड आरवी क्या हो जाएगा? सर 2 ठोक शेयर की वैल्यू, क्योंकि इतने रुपीज का पैसा हमको देना पड़ेगा उसको, 130.6। क्या हो जाएगा? 130.6। एंड प्रेजेंट वैल्यू सॉरी नेट प्रोसीड्स कितना हो जाएगा? सर 100 रुपए का अपन ने इशू किया जिसमें 5 रुपए का खर्चा लग गया, फ्लोटेशन कॉस्ट इज 6, सॉरी कुछ मिस्टेक किया क्या? फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5 रुपीज ऑफ द इशू प्राइस, यानी 100 रुपए में मैंने 5 रुपए माइनस कर दिया, इशू प्राइस ये हो गया। बस इसको आप फॉर्मूले में पुट करोगे 6 साल के लिए तो आपका आंसर आ जाएगा व्हाट? के डी निकल आएगा आपका। आगे क्या बोल रहे हैं? यूज वाईटीएम मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं।
प्रेफरेंस शेयर के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 5% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 100। सर 100 रुपए का जो प्रेफरेंस शेयर है उसको 110 रुपए में दे रहा हूँ, यानी मेरे जेब में कितना आएगा सर, मेरे जेब में आएगा जो मैंने इशू किया, यानी कि 100 रुपए, 100 रुपए प्लस 10%, यानी 110 रुपए में मैं उसको ले रहा हूँ, इशू प्राइस है 110 रुपए, लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है 6%, तो माइनस कर दूंगा 6%, यानी कि 103 रुपए 40 पैसा मेरे जेब में आ रहे हैं, 103 रुपए 40 पैसा मेरे जेब में आ रहे हैं। रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर एट पार, रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर एट पार, यानी कि हर साल डिविडेंड कितना मिल रहा है सर, 5% ऑफ 100, दैट इज 5-5 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है हर साल, एंड आज के दिन 106 रुपए 4 रुपए मेरे को जेब में मिल रहा है, एंड रिडीमेबल एट पार, यानी बाद में फाइनली उसको 100 रुपए दूंगा। तो सर कैश फ्लो अगर मैं बनाऊं इसका, कैश फ्लो अगर मैं बनाऊं, 10th ईयर में 100 रुपए देना पड़ेगा हर साल, शुरू के 1 से लेकर 10 साल तक 5-5 रुपए देना पड़ेगा, एंड इनिशियल ईयर में कितना मिलेगा 103.4, 103.4। सर एक बार 5% से एनपीवी निकालूंगा, एक बार 3% से एनपीवी निकालूंगा, इसका मैं क्या कर लूंगा, आपका आईआरआर निकाल लूंगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 4.6, अपना आंसर आ जाएगा 4.6। ठीक है, ये सब चीजें मैंने करके रखी है, आप एक बार इसको पॉज करके खुद से सॉल्व करो, कहीं पे भी डाउट है, कहीं पे भी इशू हो, कोई भी कैलकुलेशन एरर हो, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चा समझो मेरी बात, सर इसको शॉर्टकट से कैसे निकाला, सर इसको कैलकुलेटर से कैसे निकाला, कहीं पे भी आप अटक रहे हो मैं बैठा हूँ उस चीज़ के लिए। वैसे ये चीज़ एक्सपेक्टेड मानी जाती है कि बच्चा आप मैथ्स में आपके फाउंडेशन में पढ़ के आओ, बट मैं वो चीज़ मान रहा हूँ कि आपने नहीं पढ़ा होगा इन केस, स्टिल आप मेरे से आके पूछ सकते हो। मेरे चैनल में आपको मैथ से रिलेटेड, शॉर्टकट से रिलेटेड बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है, आप चाहो तो टिप्स एंड ट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट देख लो, वहाँ पे आपको कैलकुलेटर ट्रिक्स मिल जाएगी, उनको देख सकते हो। नहीं समझ में आ रहे आप मेरे से पूछो, मैं आपकी क्वेरी को 101% एड्रेस करूंगा, ठीक है। बस हो गया, बट अब एक लास्ट चीज बची अपनी, क्या, केस सिनेरियो, केस सिनेरियो को भी कर लेते हैं, देन विल बी डन, देन वी विल बी डन। ये रहा केस सिनेरियो। सर इतना बड़ा है क्या, रुको, थांबा थांबा, एम एन पी लिमिटेड इज अ मल्टीनेशनल कंपनी, अच्छी बात है, ऑपरेशन फैला फैला के रखा है इंडिया के बाहर भी, ठीक है। प्रोमोटर ऑफ द कंपनी बिलीव कैपिटल स्ट्रक्चर मस्ट बी केप्ट फ्लेक्सिबल, बहुत अच्छी बात है। प्रॉपर मिक्स शुड बी यूज बिटवीन डेट एंड इक्विटी, सही बात है, सब दोनों यूज करना चाहिए। मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी शुड बी रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन माइंड कीपिंग, सर एकदम बकवास है, एकदम बेकार, इसको काटो। बात तो सही बोल रहे हैं, लेकिन हमारे क्या काम का, हमारे क्या काम का, सर कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखे हैं, हाँ ये काम का, ये काम का, ये काम का, ये काम का है, इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है कुछ कुछ एडिशनल, डिवेंचर के ऊपर, प्रेफरेंस शेयर के ऊपर, इक्विटी के ऊपर टैक्स दे रखे। अगर मैं आपको सिर्फ ये वाला क्वेश्चन दिया रहता, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक का क्वेश्चन दिया रहता, तो आप कर लेते सॉल्व, तो आप कर लेते। सिर्फ केस स्टडी के नाम पे एक्स्ट्रा चिपका दिया है पैराग्राफ को, तो उसको अपन कर देंगे इग्नोर। सर फिर से पैराग्राफ एक बार आप पढ़ लेना, कुछ नहीं बोल रहा है, बुक वैल्यू की जगह मार्केट वैल्यू यूज करनी रहती है, बुक वैल्यू माइट, क्यों ऐसा बोल रहा है मार्केट वैल्यू यूज करो, उसके ऊपर बोल रखा है, लेकिन ये हमारे कोई काम का नहीं है, लेकिन ये हमारे कोई काम का नहीं है। अब आप देख रहे हो सर, केस स्टडी के नाम पे ऊपर कुछ चिपकाया है, नीचे कुछ चिपकाया है, और बीच में सेम वो क्वेश्चन दे दिया जो हमने ऑलरेडी 10 बार सॉल्व कर चुके हैं, जो हम ऑलरेडी 10 बार सॉल्व कर चुके हैं। देखते हैं आगे क्या निकालना है। तो पहले इन्फॉर्मेशन सारी देख लेते हैं, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, टोटल कैपिटल, ठीक है। डिबेंचर के बारे में बात है, प्रेफरेंस के बारे में बात है, इक्विटी के बारे में बात है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट, सिंस कंपनीज आर मल्टीनेशनल मार्केट वैल्यू वेट्स आर टू बी यूज्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मार्केट वैल्यू आर टू बी प्रिफर्ड ओवर बुक वैल्यू। निकालना क्या है सर, कैलकुलेट डब्ल्यू ए सी सी, सर डब्ल्यू ए सी सी निकालना है। द कंपनी बिलीव दैट मार्केट वैल्यू, ये सब काम का नहीं है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो आ जाते हैं इक्विटी के ऊपर। इक्विटी शेयर कैपिटल हैज अ फ्लोटेशन कॉस्ट, मार्केट प्राइस, द नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड, एक्सपेक्टेड यानी डी वन, डी वन ₹2, एनुअल ग्रोथ रेट जी 5%। सर तो जब ग्रोथ रेट दे रखा रहता है तो गॉर्डन्स ग्रोथ रेट मॉडल यूज होता है के ई निकालने के लिए, D1/P0 प्लस जी। सर D1 दे रखा है ₹2, P0 दे रखा है कितना, सर यहाँ पे नेट प्रोसीड्स यूज होता है, फ्लोटेशन मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, तो कितना हो जाएगा सर ₹20 प्लस जी, दैट इज और व्हाट
15% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15%, है क्या ऑप्शन? दिस बिकम्स योर आंसर। अगला क्या बोल रहा है सर, कॉस्ट ऑफ डेवेंचर, डेट को निकालना है। देख लेते हैं डेट के बारे में क्या बोला है सर। 100 रुपए का डिबेंचर है, 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट है, एंड 10% 10 ईयर की मेचोरिटी है। मार्केट प्राइस 105 है, तो मार्केट प्राइस 105 है। और रिडीमेबल कितने में होगा सर? पार में होगा, रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार, ठीक है। रिडीमेबल एट पार बोल रखा है सर। इसको अपन एवरेज कॉस्ट से निकाल ले क्या, जो अप्रोक्सीमेशन मेथड वाला है उससे कैलकुलेट करेंगे। देखो अप्रोक्सीमेशन अगर मेथड से निकालते हैं, अगर मैं पेज डालूं यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या था आई इंटू 1 - टी प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर होल अपॉन आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। सर आई कितना है, कितना है आई इसका सर? 9% वाला डिबेंचर यानी 9% ऑफ 100 यानी 9 रुपीज़। और टैक्स शील्ड कितना है 35% का, तो जाएगा 9 × 1 - 35% प्लस रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है सर? रिडेम्पशन वैल्यू दे रखी है क्या? रिडीमेबल एट पार यानी 100 रुपये रिडेम्पशन वैल्यू है, 100 रुपये की रिडेम्पशन वैल्यू। और आज के दिन में कितना पैसा मिल रहा है? आज के दिन में कितना पैसा मिल रहा है सब? मार्केट वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट यानी 105 माइनस 2%, 102.9, 102.9, ठीक है। मार्केट वैल्यू फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 10 साल, 10 साल ही है ना? हाँ सर 10 ईयर है। डिवाइड बाय 100 प्लस 102.9 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर देख लेते हैं। 9 इंटू 0.65, 5.85 प्लस माइनस 0.29 होल डिवाइड बाय इसका एवरेज 101.45 इक्वल्स टू 5.48%, 5.48% है क्या ऑप्शन इस टाइप का? 5.48%, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट। तो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर के बारे में क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल एट पार, सर पार में रिडीम होगा। 3% फ्लोटेशन कॉस्ट है, 10 ईयर की मैच्योरिटी है, मार्केट प्राइस 106 है। सर ये तो सेम हो गया, इसके समान सेम हो गया, डिबेंचर के समान सेम हो गया, डिबेंचर के समान सेम हो गया। इसको भी देख लेते हैं सर। डिविडेंड इंटू 1 - सर इसमें टैक्स शील्ड नहीं होता है, इसमें टैक्स शील्ड नहीं होता है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2। सर तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना देंगे अपन? देखो 11% ऑफ 100 कितना हो जाएगा 11, प्लस रिडेम्पशन वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? रिडीमेबल एट पार यानी 100 रुपये रिडेम्पशन वैल्यू है, माइनस नेट प्रोसीड्स कितना हो जाएगा सर? मार्केट प्राइस कितनी है इसकी 106 रुपये, और फ्लोटेशन कॉस्ट कितना 3%, तो 106 इंटू 106 माइनस 3%, 102.82, 108 पॉइंट कितना हुआ 102.82 होल डिवाइड बाय 10 होल डिवाइड बाय 100 प्लस 102.82 डिवाइड बाय 2। चलो एक क्वेश्चन को पहले मैं सॉल्व कर लो, फिर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। 11 माइनस 0.282 डिवाइड बाय 101.41 इंटू 100, 10.56%, 10.56% है क्या तो 10.56 समथिंग परसेंट, ठीक है। तो 10.57 हो जाएगा, ठीक है। सर तीनों का निकल के आ गया। आप क्या बोल रहे हैं? WACC निकालने हैं,
सर WACC कैसे निकलते हैं? मार्केट वैल्यू की हेल्प से अपन को वेट निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ेगा, और फाइनली अपना क्या निकल के आ जाएगा? WACC। कैलकुलेट कर लेते हैं फटाक से, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो सर, 100 रुपए के डिबेंचर कितने होंगे? 100 रुपए वाले डिबेंचर कितने होंगे? 2750 डिबेंचर। एंड इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू 105, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 105 से। तो मार्केट वैल्यू डिबेंचर की कितनी हो जाएगी? 2750 इंटू 105, दैट इज अ 288750। यहीं पे लिखते हैं 288750, 288750 डिबेंचर की मार्केट वैल्यू। प्रेफरेंस वाले की मार्केट वैल्यू, सर 100 रुपए के प्रेफरेंस कितने हो जाएंगे? 2250, और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी? 106। तो 2250 इंटू 106, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 238,500, 238,500 प्रेफरेंस वाले को। फिर सर इक्विटी वाले के लिए भी बात कर लेते हैं, इक्विटी वाले के लिए बात करते हैं। सर 10 रुपए वाले शेयर कितने हैं? 50,000 शेयर। तो 50,000 शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है? सर 24 रुपए। तो 50,000 इंटू 24 कितना हुआ? तो 12 लाख। इक्विटी वाला कितना है? 12 लाख। अगर मैं इनका वेट निकालूं, अगर मैं इनका वेट निकालूं, टोटल कैपिटल कितना है पहले तो? 288750 प्लस 238500 प्लस 12 लाख। सर 1727,250, 1727,250। इनका वेट कितना कितना हो जाएगा? 288750 डिवाइड बाय 1727,250, 23.53%। एंड 238,500 डिवाइड बाय 1727, एक सेकेंड को, 238,500 डिवाइड बाय 1727,250, 13.80। एंड 12 लाख डिवाइड बाय 1727,250 कितना हुआ? 6.95%। एंड इसका रेट अपन ने क्या निकाला था? डेट वाले का 5.48 का था, 5.48%। इसका था 15%। एंड इसका कितना था? 10.57%, 10.57%। अब दिस इनटू दिस, फिर टोटल WACC। इसको मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से करता हूँ और देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। हम्म 5.48 इंटू 23.53% एम प्लस 10.57 इंटू 13.8 एम प्लस, नहीं कुछ गड़बड़ किया रुको, 5.48 इंटू 23.53% एम प्लस 10.57 इंटू 13.8% एम प्लस 15 इंटू 6.95%। सर कुछ गड़बड़ किया, ये 69 होगा, 69.5% होगा, ठीक है, 69.5%। तो वापस से करना पड़ेगा, रुको वापस से करता हूँ मैं। 5.48 इंटू 23.53% एम प्लस 10.57 इंटू 13.8% एम प्लस 15 इंटू 69.5% एम प्लस MRC। 13.173 आ रहा है। कितना आ रहा है टोटल? 13.173। कुछ ऑप्शन है क्या इस टाइप का? देख लेते हैं। 13.173 नहीं आ रहे ना, कुछ मिस्टेक हुई क्या अपन से? देखो BCA, BCA तो आ रहा है अपना आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। देखो BCA यहाँ तक तो ओके है, यहाँ तक ओके है। आगे देखते हैं, कुछ मिस्टेक हो रही होगी अपन से, कुछ मिस्टेक हो रही होगी, एक बार चेक कर लेते हैं मिस्टेक क्या हो रही है। डेट की मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 105 इंटू 2750, 288,750, ठीक है। एंड प्रेफरेंस वाले का कितना है? 2250 इंटू 106, 238,500, ठीक है। एंड इसकी कितनी है?
इक्विटी वाले की 24 इंटू 50,000, 12 लाख। ठीक है, 12 लाख सही है। एक बार परसेंटेज भी देख लेते हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। हम्म 17, 27, 250, ओके। 17, 27, 250। अरे यार यहीं पे ही गड़बड़ हो गई। ये वेट लेने में ही गड़बड़ हो गई अपन से। 288,750 डिवाइड बाय 17, 27, 250, 16.71, 16.717%, 16.717%। सेकेंड वाले का वेट देख लेते हैं। बेसिक चीज़ में ही गलती कर दी अपन ने। 238,500 डिवाइड बाय 13.80। हाँ सर, ये वाला ठीक है। डिवाइड बाय 17, 27, 250, 69.475%। ठीक है, ऐड करके देख लेते हैं टोटल मैच खा रहे कि नहीं। ठीक है, टोटल मैच खा रहे मोटा मोटी। तो अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्ट कैलकुलेटर से 5.48 इंटू 16.717% एम प्लस 10.57 इंटू 13.8% एम प्लस 15 इंटू 69.5% एम प्लस एम आर सी। सर 12.8, 12.8 आ रहा है अपना ऑप्शन है क्या? 12.8, ये रहा 12.8। दिस विल बिकम योर आंसर। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? What will be the current market price of the MP Equity Limited if KE equal to 10%, एक्सपेक्टेड डिविडेंड 2 है, एनुअल ग्रोथ रेट 5 है। तो सर KE का फॉर्मूला क्या होता है? D1 अपॉन P0 प्लस G। सर KE बोल रखा है कितना है? 10% है। डिविडेंड एक्सपेक्टेड 2 रुपये है, प्राइस निकालना है और G दे रखा है 5%। बस सर निकाल आएगा इसके हेल्प से। तो 10% माइनस 5% दैट इज योर 5%। तो प्राइस कितना हो जाएगा? 2/5%, दैट इज योर वॉट 40 रुपीज़। दैट इज वॉट 40 रुपीज़। सर विद दिस हमारा केस सिनेरियो भी हो जाता है खत्म। केस सिनेरियो हो जाता है खत्म। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एंड जहाँ भी आपको डाउट है प्लीज़ आप आके मेरे से पूछ लेना। एंड विद दिस हमारा चैप्टर हो जाता है सक्सेसफुली खत्म। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नए सब्जेक्ट, नए टॉपिक, सब्जेक्ट नहीं सर माफ़ करना, एफएम पढ़ा रहा हूँ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए क्या है सर, एफएम आसान है। बाय बाय, टेक केयर। और कुछ डाउट हो तो टेलीग्राम में आई एम अवेलेबल। ठीक है, ऑल द बेस्ट।